9/3/2022 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से भारतीय संविधान के जो है कितने भाग हैं, उसके विषय क्या हैं और किस किस अनुच्छेदों में वो भाग और विषय हैं, इसको मैंने पढ़ा दिया पिछले लेक्चर में। आज का विषय है कि भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, उस अनुच्छेदों से आपके आईएएस में सवाल आते हैं और उस अनुच्छेदों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आज भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक विशेष नजर के रूप में आपको हम दर्शा रहे हैं। इसकी महत्ता को समझते हुए आज के इस वीडियो चैनल पर आप लोगों को अध्ययन करने के लिए मेरे तरफ से स्वागत है। आइए हम चलते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है उन पर विचार करते हैं और उसी पर आज हम लोग का वार्तालाप हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, ये सवाल बार बार पूछता है कि तो ये इसका विषय है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र है, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसी में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। आज जो यूक्रेन पर जो रूस के द्वारा युद्ध किया जा रहा है और यूक्रेन पहले रूस का एक इकाई के रूप में एक राज्य था, ये यही खेला था। खेला या क्या है कि हमारे भारतीय संविधान में B.R. अम्बेडकर ने लिख दिया है कि संघ और राज्य क्षेत्र होगा, राज्य संघ के अधीन होंगे और राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं होगी। इसीलिए भारत की एकता और अखंडता मजबूत है। सोवियत रूस के संविधान में यही गलती कर दिया गया था। वहां लिख दिया गया था, उन लोगों को जानकारी नहीं था मानव के स्वार्थ के विषय में, लेकिन हमारे देश के जितने संविधान सभा से लेकर के लिखने वाले हैं उनको जानकारी था। तो यही अंतर है। यहाँ सोवियत रूस में लिख दिया गया था कि अनुच्छेद 1 में कि उनको जो है केंद्र से राज्यों को केंद्र से अलग होने की शक्तियां हैं, लेकिन भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि संघ और राज्य क्षेत्र है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। नहीं, अपने मन से अलग नहीं हो सकते हैं जब तक वहां का अपने उस राज्य का सीएम पूरा रिपोर्टिंग न करे, तब तक उस पर संसद में इस पर विचार होता ही नहीं है। इसीलिए जो है इस अनुच्छेद को पढ़ना जरूरी है। आइए, अनुच्छेद 1 में तो आप जान गए कि अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है और अनुच्छेद जो है 3 एक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद को बता रहा हूं। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। तो निर्माण राज्य में से कुछ लोग चाहें तुरंत हम राज्य बना लेंगे, ऐसा नहीं है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं नामों में परिवर्तन। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, और नामों में परिवर्तन ये लिखा हुआ, अगर जरूरी पड़े तो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ कि नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, इसमें लिखा हुआ है। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, जो क्षेत्र है उसमें उनकी सीमा है, उनमें और उनके नाम में, तीनों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अगर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे उत्तर प्रदेश, जैसे बिहार से झारखंड अलग किया गया, मध्य प्रदेश से जो राज्य छत्तीसगढ़ बना अलग किया गया, इसी अनुच्छेद की शक्तियों के द्वारा अलग किया गया। ठीक है, तो इस बात को आप जाना है। तो आइए अब अनुच्छेद नेक्स्ट चलते हैं। एक बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वह 14, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, यह भी अनुच्छेद आपका बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण। विधि के समक्ष समानता। और एक अनुच्छेद 16 है, इससे सवाल आते हैं
कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के क्षेत्र में, लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समता, अवसर की समता, अवसर की समता। लोक नियोजन क्या भाई? लोक नियोजन यही है कि आईएएस से लेकर चपरासी तक की जितने नियोजन होते हैं उस नियोजनों में सबको अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग मात्र पासिंग नंबर 33% नंबर पा करके सभी कोई भी व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा में फॉर्म भर सकता है और 33% पा करके कलेक्टर बन सकता है। यही अवसर की समानता है। इसमें मेरिट की कोई जरूरत नहीं है, आपके क्वालिफिकेशन मेरिट की कोई जरूरत नहीं है। आप 33% आप क्वालिफिकेशन का मार्क रखते हैं तो आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं और आईएएस की परीक्षा में अपनी गुणवत्ता दिखा करके फिर कलेक्टर बन सकते हैं। अवसर दिया जा रहा है, अवसर का लाभ उठाइए। तो इतनी बड़ा ये अनुच्छेद इसीलिए बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट जो है आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है, वह भी आपके लिए बहुत जरूरी है और जानना हर इंसान को इस अनुच्छेदों को। अब विद्यार्थी को तो और जानना जरूरी है, वो कंफ्यूज रहता है। जैसे अभी कहता है हमारा मेरिट बहुत खराब है, तो कहता है कि हम तो पाए हैं 40% मार्क, 40% मार्क पाए कैसे होगा? हम तो आपको बता दिए कि 33% मार्क्स पाने वाला भी आईएएस की परीक्षा में बढ़ सकता है और परीक्षा पास करके कलेक्टर बन सकता है। तो इसमें ये अवसर दिया गया है आपको इसी अनुच्छेद 16 से। अब आइए 17 अनुच्छेद जो है उसमें क्या दिया हुआ है? 17 अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत इसी से समाप्त कर दिया गया है। अब कोई छुआछूत करता है तो आप केस कर सकते हैं कि हमारे साथ ये छुआछूत का भेदभाव किए हैं। इसलिए संविधान में 17 अनुच्छेद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद यह आपको आजादी देता है कि आपके साथ कोई अस्पृश्यता की भावना से व्यवहार नहीं करेगा। इसी अनुच्छेद के तहत इसका अंत कर दिया गया है। 19 में दिया गया है, 19 अनुच्छेद भी बहुत जरूरी है। वाक स्वातंत्र्य, वाक स्वातंत्र्य, वाक स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य, वाक स्वातंत्र्य, वाक स्वातंत्र्य, वाक स्वातंत्र्य, वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, आदि विषयों का संरक्षण, आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण, कुछ अधिकारों का संरक्षण है। आपके विचार से, आपके भावना से, आपके बोलने से समाज को अगर कहीं हानि नहीं है, केवल फायदा ही फायदा है, तो आप बोल्डली बोल सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 19 के अनुच्छेद के तहत। मनो वाक स्वतंत्रता, मनो अच्छी वाणी बोलने, अच्छा भाषण देने, अच्छा विचार प्रस्तुत करने आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण आपका अधिकार है। आप बोल सकते हैं, बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए 19 का अनुच्छेद बहुत जरूरी है। आप इसी के तहत अगर इसे वाक स्वातंत्र्य आदि कुछ अधिकारों के संरक्षण पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि जिस तरह से 10 में से 9 व्यक्तियों को बोलने का अधिकार है, उसी तरह से 10 में से एक अंधे और एक बहरे को भी खुला छूट कर दिया गया है बोलने के लिए। किसके लिए? समाज के भलाई के लिए। तो 19 एडकिल बहुत जरूरी है, इसको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। एक है आपको 21 अनुच्छेद। 21 अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है।
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। मतलब आपका प्राण है, आपका प्राण है और आपका शरीर है, तो आपको ये कई संरक्षण देता है। कहता नहीं आपका कोई प्राण ले पाएगा और आपको, आपके शरीर को कोई अंग भंग कर सकता है। इतना संरक्षण ये कई दिया है। इसीलिए आप जब कलेक्टर बनिएगा तो पावरफुल होते हुए भी आप किसी पर गोली चलाने का आदेश देने से डरिएगा। इसलिए डरिएगा कि अनुच्छेद संरक्षण देता है हर एक इंसान को, भारत के हर एक इंसान को संरक्षण देता है कि उसके प्राण की गारंटी और उसके देह, उसके शरीर, बॉडी की जो है कि नुकसान से बचाव के लिए संरक्षण देता है। इसलिए 21 को मत भूलिएगा। इमरजेंसी में भी जब देश में इमरजेंसी लगती है तो देश में इमरजेंसी लगती है तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बरकरार रहते हैं और सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन ये नहीं सस्पेंड किए जाते हैं, ये नहीं बहाल रहते हैं। इसीलिए खाली लोग डराता धमकाता है, जान नहीं मारता है। तो इस अनुच्छेद को अब जानिएगा। 21 प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ये सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दिया, ये सवाल आपको पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। एक सवाल है कि जो है आपको बार बार जो है परीक्षाओं में आजकल आ रहे हैं। ये सवाल बार बार परीक्षा में आ रहे हैं। ये 21 को याद रखिएगा। आपको सी टेट, बी टेट, टेस्ट टेट और IAS, PCS और लोअर और क्या क्या अधिकारियों के पद हैं, CDPO, इसी के 21 को वाला सवाल बार बार आता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। आपका सवाल इस परीक्षा में आएगा और किसी भी चीज के परीक्षा में आएगा। 21 को इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया, इसी में है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ये किसी भी टीचर की परीक्षा में आता है, IAS में भी आता है। तो 21 को याद रखिएगा। मतलब ये जानिएगा 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, यह संरक्षण है, और 21 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। मनो देश के प्रत्येक छोटे छोटे बुतरू, छोटे छोटे बच्चे जो 5 वर्ष की एज प्राप्त कर लिए हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा जो है का अधिकार है। वह इसके लिए सरकार जो है 21 को में यह अधिकार दे दिया है। आइए नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है? 25 है अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मनाने और धर्म अबाध रूप से मनाने, धर्म अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता है 25वीं। अब आइए 25 अनुच्छेद भारत के संविधान का है। ये 25 अनुच्छेद अंतःकरण मतलब आपके अंदर कोई भावना अगर पैदा हो रही है तो वह अंदर की भावना को, और धर्म कोई धर्म अपना लिए हैं जो जिसे लोग धर्म कहते हैं, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, बौद्ध है, ये यहूदी है, ये सब जितने धर्म हैं अबाध रूप से, और माने नहीं अबाध, कोई बाधा नहीं है, मतलब अबाध रूप से उसे मना सकते हैं, उसे अपना सकते हैं। आचरण करने का मतलब आप कंडक्ट कर सकते हैं और उसे प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि दूसरों के धर्म की बिना निंदा किए, दूसरों के धर्म की बिना निंदा किए, ठीक है, या दूसरों के अंतःकरण की बिना निंदा किए अपने अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मना सकते हैं और आचरण कर सकते हैं और प्रचार करने की आजादी है आपको। लेकिन यही बात है जो मैं बता रहा हूं कि दूसरों के अंतःकरण, दूसरों के धर्मों के बगैर जो है निंदा किए,
इसको याद करिए, ये आता है। लेकिन ये तो भाई आपके किसी भी परीक्षा में आ जाएगा। ये 21 को तो किसी भी परीक्षा में आ जाएगा, 21 भी आएगा, 21 को भी आ जाएगा। आइए अब चलते हैं 30 अनुच्छेद एक है, भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद 30 है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना। शिक्षा संस्थानों की स्थापना 30 में है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, और प्रशासन करने का प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए, आप कोई भी शिक्षा संस्था खोल सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं और उस शिक्षण संस्थान पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अब अल्पसंख्यक जो हो गए इस देश में, जिनकी आबादी कम होगी, वह कहीं हिंदू बहुसंख्यक हैं, कहीं मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो ये तो नियम, ये 30 अनुच्छेद तो दोनों के लिए फायदा है। तो इसलिए 30 अनुच्छेद के तहत ही आप नए नए प्राइवेट स्कूल खोलते हैं और प्राइवेट स्कूल खोलकर उसका प्रशासन करते हैं। और अगर उस पर अपना उस स्कूल पर, उसके प्रशासन पर आप अल्पसंख्यक के रूप में भी आपका अधिकार रहता है। तो ये अधिकार देता है आपका 30 अनुच्छेद। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक 30 ग है। 30 ग क्या कहता है भाई? कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। तो कहने का मतलब 30 में तो आप जान गए कि शिक्षा संस्था खोल सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, उस पर प्रशासन जमा सकते हैं, और अल्पसंख्यक है तो उस वर्ग में आते हैं। तो ये सारे अधिकार भी आपको 30 देता है। 30 ग कहता है कुछ ऐसे निदेशक तत्व हैं को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति कर सकते। व्यावृत्ति माने कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी, कैसे प्रभाव में लाया जाए, इसके लिए विधि बनाई गई है। ये 30 ग आप पावर देता है, मतलब यहाँ के व्यवस्थापिका को, यहाँ के कार्यपालिका को, यहाँ के न्यायपालिका को, कि 30 ग के तहत कुछ निदेशक तत्व ऐसे हैं जो 11 हैं। जैसे देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय जो पहचान है तिरंगा झंडा, उसका सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का आदर करना, राष्ट्रीय गीत का आदर करना, जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उसको जड़ से नहीं मिटाना, और कुछ मूला कर्तव्य हैं, कुछ ऐसे जो है शांति की बात है, ये सब कुछ ऐसी विधियां नीति निदेशकों को वो इसके द्वारा जो है प्रभावित करने की विधियों का व्यावृत्ति में बढ़ाता है, अधिकार देता है। तो आइए ये चीज आप जान गए। अब नेक्स्ट क्या है? 32। आपको 32 में संविधान की विशेषता को पढ़ाते हुए बोला था। तो यह है मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार, रिट WRIT, रिट्स सहित उपचार, ये हो गया। तो इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, ये भारत की आत्मा है।
उनसे वो कहते थे अगर हमसे कोई पूछे कि संविधान में सबसे बेहतर आर्टिकल कौन है, तो अम्बेडकर ने बोला था कि मैं यही बताऊंगा कि सबसे बेहतर आर्टिकल है 32 और ये भारत की आत्मा, मैं इसको पूछता हूं। अगर इस 32 को हटा दिया जाए तो संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि यह जो भारतीय संविधान की आत्मा है। आइए आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल पर, आइए आगे चलते हैं। लेकिन आप इसको पढ़िए, लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारा नेक्स्ट एक एक करके आपके सामने वीडियो प्रस्तुत होगा। अब इसके बाद जब ये पढ़ा लेते हैं तो आपको आईएएस में जो एथिक्स का पेपर है, जो बहुत टफ होता है, वो एथिक्स का पेपर हम आपको पढ़ाएंगे। तो जल्दी उसकी किताब भी नहीं जल्दी मिलती है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आइए 38 एक अनुच्छेद है, एक 38 अनुच्छेद है, उसमें लिखा है राजलोक कल्याण, राजलोक कल्याण, राजलोक कल्याण, राजलोक कल्याण, राजलोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राजलोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए, राजलोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो वेलफेयर स्टेट, तो 38 अनुच्छेद में वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है। जितना केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, जितना जनता के लिए, नागरिकों के लिए उनका हित हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हित के लिए कानून बनाती है, जिसे जो है लोक कल्याण। पहले राज्य पुलिस स्टेट होता था, केवल मारा पीटा जाता था, लेकिन भारत का संविधान अनुच्छेद 38 कहता है मारने पीटने की जगह अब कल्याणकारी योजना बना करके उनके कल्याण के लिए जो है राज्य कानून बनाएगा। और इसीलिए यह अनुच्छेद अधिकार देता है कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। ठीक है, अब आइए एक 40 अनुच्छेद है, इसको भी जानिए। 40 अनुच्छेद तो बार बार आपसे पूछता है, 40 अनुच्छेद तो बार बार पूछता है। तो इस 40 अनुच्छेद में है कि ग्राम पंचायत का गठन, याद कर लीजिएगा, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात विषय रखी गई है। अब आइए 44 में, ये तो आईएएस में बराबर पूछता है, ये सवाल आईएएस में बराबर पूछता है, चाहे जीएस में पूछे, चाहे टिप्पणी में पूछे, लेकिन पूछता है भाई और इंटरव्यू में भी पूछेगा। ये है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान, नागरिकों के लिए एक समान, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये बहुत जरूरी है। तो जो है ये सिविल संहिता, इसको इक्वलिटी जो है सिटीजन कोड जो है, इसको नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है। अब राज्य और केंद्र सरकार इसके लिए बनाया गया है, लेकिन सामाजिक दांव पेच ऐसा है, वोट के लिए ऐसा राजनीति लोग करते हैं कि कुछ ही समाज, भारतीय समाज में कई समाज हैं, तो भारतीय समाज के कई समाजों को अपने और खींचने के लिए, एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए, और ये नागरिक संहिता सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये आवाज उठ रही है, जो है सिविल जो है राइट, जो है इक्वलिटी सिविल राइट जो है, इसकी बात जो चल रही है कि 44 के तहत जो है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जो है ये अनुच्छेद 44 देता है। अब बनाना चाहिए और बन जाता है, तो इसमें थोड़ा बनाने में कठिनाई ये होती है, लागू 100% इसलिए नहीं हो पाता है कि इस देश में विभिन्न जातियों के लोग हैं। जब एक सिविल नागरिक संहिता बनाने की बात आती है, तो कहीं न कहीं किसी धर्मों पर उनके देखने में, जो जिस धर्म के लोग हैं उनको देखने में ये कठिनाई होती है कि मेरे धर्म
पर इन लोगों के द्वारा जो है प्रेशर दिया जा रहा है। इसीलिए इस बार बार सिविल संहिता के जो है सिविल संहिता पर सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। आपके आईएएस के परीक्षा में लिखा जाता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान, ठीक है, नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो ये पूछा जाता है, लिखने के लिए भी कहा जाता है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाया जाए, जो है समीक्षात्मक व्याख्या करें। बनानी अति आवश्यकता है, भारत में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता बनानी अति आवश्यकता है। इस पर अपना पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। और आईएएस के इंटरव्यू में पूछ सकता है क्यों सफल नहीं हो रहा है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अब आइए 45 में है, अनुच्छेद 145 है, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 45 है, 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। 6 वर्ष, 45 में 6 वर्ष से कम आयु वाले, 6 वर्ष से कम आयु वाले, 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, तो इसी से आंगनबाड़ी वगैरह जो चलता है, यही एक्ट 45 के तहत चलता है कि 6 वर्ष से कम के बच्चों जो 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, आंगनबाड़ी सेंटर खोले गए हैं। तो आंगनबाड़ी सेंटरों में जो जा करके सेविका और सेविकाएं उनको क ख ग का नॉलेज कराती हैं, बैठने का, उठने का, बोलने का, बातचीत करने का नॉलेज कराती हैं। तो 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य भी है और निःशुल्क भी, कोई शुल्क नहीं लगता है। तो आइए आप चलते हैं 46 में। 46 एक अनुच्छेद है, यह भी बहुत जरूरी है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्गों के शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि। SC ST और अन्य कमजोर SC ST और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। इस अनुच्छेद 46 में आप जान लीजिएगा कि SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग जो हैं के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। वही छात्रवृत्ति वगैरह की व्यवस्था अगर कुछ दिया जाए कि आप कलेक्टर हो जाइएगा तो अपने जिले में जो है SC ST और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए जो है काम करिए। और अगर किसी जो है सरकार में कोई सेक्रेटरी हो गए, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो गए आईएएस बन करके, तो सरकार को सलाह दे सकते हैं। सलाह इसी अनुच्छेद के तहत देंगे कि जो भारत में SC ST और अन्य कमजोर वर्ग हैं उनके शिक्षा और अर्थ कैसे मजबूत हो, उससे संबंधित हित कैसे हो, उसके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उनके हित को आगे बढ़ाने के लिए, तो यही 46 बताता है। आइए आगे चलते हैं, और कौन महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो भी देखिए। तो ये सब जानना जरूरी है। अगर ये जानते हैं तो आपके अंदर एक मजबूती होगी और पढ़ाई में मन लगेगा और राज्य व्यवस्था के विषय में आपको विशेष जानकारी होगी। तो आप 46 को जान गए। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए आप आए हैं इंटरव्यू देने, तो आपको अनुसूचित जाति के हैं, तो अनुसूचित जाति के हैं तो आपको जो है जो आपको अनुसूचित जाति के हैं तो आप तो छात्रवृत्ति लिए होंगे। तो अगर आप बोल दीजिएगा कहाँ लिए हैं, तब बोलेंगे कि भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद करना चाहिए कि जी सर, भारत के संविधान में 46 अनुच्छेद है, उसी में है
जो है SC ST और अन्य वर्ग के शिक्षा और आर्थिक मदद के हितों की मदद के लिए, उनके हित के लिए अभिवृद्धि की बात कही गई है। तो इतना जानकारी रखना चाहिए आपको। आइए, एक 50 अनुच्छेद है, 50 अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। पृथक्करण किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में है? 50 में है। ये किस अनुच्छेद में है? 50 में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग रखा गया संविधान में, लेकिन व्यवहारतन अलग नहीं है, क्योंकि जो यहाँ कॉलोनिज्म व्यवस्था भारत में, इसीलिए जो व्यवस्थापिका में बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्हीं के घर घराने के लोग बड़े बड़े जो है आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते हैं। इसलिए संविधान में तो है व्यवस्था, लेकिन व्यवहार में यह नहीं देखने को मिलती है। मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूं, अब आंखों से देख लीजिए। आइए अब 51वां संविधान का अनुच्छेद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभियान। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये अनुच्छेद आपको 51 बताता है। 36 से 51 में यही नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन यहाँ आपको जिक्र में आ गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अभी रूस यूक्रेन पर जो युद्ध किया है, उसके राजधानी पर अटैक कर रहा है और कीव को लेना चाहता है, तो भारत का फर्ज बनता है इस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व में कहीं भी झगड़ा हो तो उसे मध्यस्थता करे और न्यूट्रल होकर के लोगों को समझाए, भारत के दर्शन के आधार पर वहां शांति कायम करे और उन दोनों के बीच में सुरक्षा का कवच बने। ये अनुच्छेद 51 बताता है। आप ये जाने रहिएगा, अगर देश के कभी मौका मिले, कभी देश के प्रधानमंत्री बनिएगा या देश का कोई नेता बनिएगा, 51 को याद रखिएगा कि भारतीय संविधान अलाउ करता है कि भाई कहीं जो अशांति ना हो। आइए, 51 जैसे है शांति, वैसे 51 को है मौलिक कर्तव्य है। ये सवाल आता है मौलिक कर्तव्य, तो पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, अब मौलिक कर्तव्य 11 हैं। याद करिएगा, अब कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? 11। पहले कितने थे? 10। तो इस चीज को याद करिएगा। तो अब हो गया 51 में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। ये सवाल पूछता है, ये भी परीक्षा में पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किसमें है, कि सवाल पूछता है कि 51 में है। ठीक है, अब आइए 72 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 अनुच्छेद, इसमें क्षमा आदि और कुछ मामलों में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण, परिहार या निलंबन, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ये अनुच्छेद है 72। अनुच्छेद 72 याद करिएगा कि जब किसी को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुना देता है, तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि आप क्षमा आदि की कुछ मामलों में क्षमा मांगने कोई गया जिसको फांसी की सजा हो गई है, तो राष्ट्रपति को पावर है कि दंडादेश, जो दंड दिया गया न्यायालय के द्वारा, उसे समाप्त कर दे या उसे कम कर दे, हैं? ये राष्ट्रपति की शक्तियां देता है।
तो 72 को याद करिएगा। 72 बड़ा माने की चीज है। आपको जो है पढ़िए आगे तो किसी को अगर फांसी की सजा हो गई है तो आप उसे सलाह दे सकते हैं कि आप राष्ट्रपति के पास अपना फाइल भिजवाइए कि आपके जो है आपके दंड को क्षमा कर दे, या दंड के जो दंडादेश दिए गए हैं उसको खत्म कर दे, या उसको छोटा कर दे। ये राष्ट्रपति की शक्ति है। आइए नेक्स्ट अनुच्छेद क्या जो महत्वपूर्ण है, तो 72 आप याद जान लीजिए कि 72 में राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां हैं कि किसी भी केस को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति को जो है न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया कोई भी व्यक्ति हो तो उसको क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघु कर सकता है, निलंबन कर सकता है। इतनी शक्तियां हैं, वो अनुच्छेद 72 है। आइए 74 में है, 74 अनुच्छेद है। 74 अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये याद करिएगा, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, सहायता देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद की व्यवस्था, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। बस ये याद करिएगा, मंत्रियों का एक पूरा संगठन ही मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और अनुच्छेद 74 में है, इनका जन्म राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए हुआ है। इसीलिए कहा गया कि राष्ट्रपति स्वयं काम नहीं करता है, इसके जितने मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वही काम करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। या सीधा पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद का जन्म किस अनुच्छेद से होता है, तो आप बताइएगा। मंत्रिपरिषद का जन्म 74 अनुच्छेद से होता है। किस अनुच्छेद से होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 से होता है। मंत्रिपरिषद का जन्म किस अनुच्छेद से होता है? तो 74 अनुच्छेद से होता है। आइए आगे चलिए, आइए थोड़ा और इंपॉर्टेंट कुछ जानिए। एक 78 अनुच्छेद है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आपके संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, तो इसमें ये प्रधानमंत्री का ड्यूटी है कि राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने आपके संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि अपने राष्ट्रपति को जो भी कार्य करता है उसको जानकारी दे। आइए नेक्स्ट है 110 को तो याद करिएगा। 110 है धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा बताया गया कि धन विधेयक क्या है। धन विधेयक क्या है 110 में बताया गया है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो 112 में बताया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक वर्ष में वित्त का लेखा जोखा होगा, तो 112 में ही है। इसी के द्वारा बिल पेश होता है, इसी के द्वारा बजट पेश होते हैं 112 के तहत। तो बजट पेश करने का जन्म भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से होता है? 112 अनुच्छेद के तहत होता है। आइए 123 है, 123 भी है, इसको भी जानिए। यह क्या देता है? संसद के विश्रांति काल में, संसद के विश्रांति काल में, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, 123 में संसद विश्रांति काल में है। मतलब संसद
अगर जो है संसद अपना मूल रूप में नहीं है, जैसे लोकसभा राज्यसभा अगर सस्पेंडेड है तो काल नहीं चल रहा है, तो अगर सब मंत्री मिलजुल करके तो राष्ट्रपति से क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करवा देते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्तियां कहाँ से मिलती हैं, 123 से। अब आई 123 के बाद जो है 143 में है, 143 में 143 अनुच्छेद किसको पैदा करता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्तियां है, राष्ट्रपति को शक्ति है। ठीक है, ये 143 बहुत, ये भी आता सवाल, जब कोई मामला फंसता है देश के सामने, राष्ट्रपति के सामने, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। उसको यही संविधान का अनुच्छेद उसको शक्ति देता है, किसको, राष्ट्रपति को, कि जाइए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के जो है कोई न्यायिक पीठ से आप परामर्श ले सकते हैं, तो वो परामर्श लेता है। और उच्चतम न्यायालय को भी इसी अनुच्छेद से परामर्श देने की शक्ति है, तो इसी अनुच्छेद से उनको परामर्श देने का अधिकार है, आई को परामर्श लेने का अधिकार है। 143 याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने टिक लगा दिया, जो इंपॉर्टेंट है उसको जानिए। आइए आगे चलते हैं। 155 है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात है। ये राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 अनुच्छेद के तहत होती है। इसी में राज्यपाल की नियुक्ति की सारी विधाएं इसी में 155 में है। अब आगे आइए 161 में, 161 में क्षमा आदि के कुछ और मामलों में, क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। तो अभी आपको हमने बताया है कि 72 अनुच्छेद था, तो 72 में यही चीज राष्ट्रपति को था, क्षमा कर देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई किसी को फांसी की सजा सुनाया है या कोई बहुत कठिन दंड दिया है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा कर सकता है और दंडादेश का निलंबन कर सकता है, कम कर सकता है। ये राज्यपाल, ये राष्ट्रपति को शक्तियां हैं। लेकिन 161 के तहत अगर हाई कोर्ट ऐसा आदेश जारी कर दिया है, तो उस आदेश को निलंबन करना, क्षमा करना, परिहार करना, लघुकरण करना, ये राज्यपाल की शक्तियां हैं। तो आइए 161 को जान गए, वहां 72 में राष्ट्रपति को जान गए, 161 में राज्यपाल को जान गए। तो आइए आगे और चलते हैं, इसके विषय में आप जानकारी जरूर रखिएगा। लेकिन बार बार मैं आपसे यही कहता हूं कि आप जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम और आपको लेक्चर दें और आप तक पहुंच जाए। अब आइए 163 एक ऐसा अनुच्छेद है, 163 राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। उसमें था राष्ट्रपति को जो है ये सहायता पहुंचाने के लिए। अब ये 163 जो है राज्यपाल को सहायता पहुंचाने के लिए, राज्यपाल को सहायता पहुंचाने के लिए राज्यपाल को
सहायता पहुंचाने के लिए, राज्यपाल को सहायता पहुंचाने के लिए जो है, राज्यपाल को सहायता पहुंचाने के लिए और सलाह देने के लिए, और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था है। यहाँ भी है मंत्री परिषद की व्यवस्था है, मंत्री परिषद की व्यवस्था है 163 में है। तो मंत्री परिषद की व्यवस्था यहाँ राज्यपाल 163 में करता है, ठीक है। और 167 एक अनुच्छेद है, 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंधी मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। राज्यपाल को भी जानकारी दिया जाता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को जानकारी देता है। राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। तो 167 जो है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य, यानी मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि कोई भी मुख्यमंत्री काम करे अपने राज्य में तो उस कामों से राज्यपाल को अवगत करावे। तो 167 में है। 169 एक अनुच्छेद है, 169 अनुच्छेद है। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, राज्यों में मंत्री परिषद, राज्यों में मंत्री परिषद राज्यों में विधान परिषद है, राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन ये 169 को जान लीजिए। राज्यों में विधान परिषद, एक विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, सेंटर में एक जो है मंत्रिमंडल होता है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, और जो है आपका जो है राज्यसभा होता है। तो केंद्रीय मंत्री यहाँ हो गया आपको लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो ये विधान परिषद हो गया राज्य से संबंधित, और जो है लोकसभा हो गया जो है विधान परिषद हो गया राज्य से संबंधित, लोकसभा और राज्यसभा केंद्र से संबंधित। तो राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन 169 करता है। तो 169 को याद रखिएगा। अब आइए 200 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 200 याद रखिएगा। विधेयकों पर अनुमति, कोई विधेयक अगर पास प्रस्तुत किया जाता है तो विधेयकों पर अनुमति, ये अनुच्छेद 200 है। अनुच्छेद 200 है विधेयकों पर अनुमति। ये पढ़ेंगे आगे, जब आगे बताएंगे जब, तो ये सब मिलेगा आपको। तो अनुच्छेद है 200, ये विधेयकों पर अनुमति। अब आइए 213 में है, 213 अनुच्छेद है विधानमंडल के विश्रांत। उधर तो 169 उधर तो विश्रांत काल आपको बताया गया है कि जो है 123 जब संसद विश्रांत काल में हो तब राष्ट्रपति विधेयक अध्यादेश जारी करता है, और जब 213 जो है विधानमंडल विश्रांत काल में है, विश्रांत काल में है, तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है। अध्यादेश जब 113 में बूटा सिंह जब थे बिहार में, तो बूटा सिंह जब राज्यपाल थे यहाँ, तो विधानसभा के विश्रांत काल में उन्होंने बहुत अध्यादेश जारी किया था। इसको आप जानिए।
तो 213 में विधानमंडल विश्रांत काल में अगर रहे तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है। ये अनुच्छेद यही, राज्यपाल किस में अध्यादेश जारी करता है तो 213 में, और राष्ट्रपति किस में अध्यादेश जारी करता है तो 169 में। तो 169 में ये आपको 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करता है और 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल का किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करता है तो 213, और राष्ट्रपति 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करता है। तो इस बात को आप जानिए। आइए नेक्स्ट चलिए 226 अनुच्छेद, 226 अनुच्छेद क्या कहता है, कुछ रिटर्न निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, कुछ रिटर्न निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालय की शक्ति। तो 226 में है उच्च न्यायालय में जो रिट दाखिल किए जाते हैं तो उस रिटों में से कुछ रिटों को निकाल सकता है उच्च न्यायालय। तो जब हम पढ़ाएंगे आपको अलगे से तो वो टॉपिक आएगा, लेकिन अनुच्छेद 226 में है कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। और 239 क ये अनुच्छेद क 239 को रट लीजिएगा, 239 को रट लीजिएगा। इसलिए रट लीजिएगा कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। तो 239 क अनुच्छेद ऐसा अनुच्छेद है जो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध देता है। ठीक है, तो हम जो है अब अपना जो है ये कुछ और है, और समझ लीजिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो 239 को याद करिएगा, तो उस दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध देता है। 239 को क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अब 249 है, 249 है राज्य सूची के विषय के संबंध में, राज्य सूची के विषय के संबंध में, राज्य सूची के विषय के संबंध में, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय के संबंध में, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्तियां हैं, संसद को कानून बनाने की शक्तियां हैं, बनाने की शक्तियां दी गई शक्तियां हैं। राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्तियां हैं। तो राज्य सूची जिस पर केवल राज्य कानून बनाएगा, लेकिन राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्तियां, राज्य सूची के विषय उस पर भी संसद कानून बना सकता है 249 का। तो इसलिए 249 बहुत जरूरी है। अब 262 क्या है भाई, 262 क्या है, अंतरराज्यीय नदियों, अंतरराज्यीय नदियों, नदी घाटियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। तो ये जैसे कावेरी जल विवाद था, तो या कोई भी नदी एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती है तो वो अंतरराज्यीय नदी या कोई घाटी है जो दो राज्यों को टच करती है,
तो अगर विवाद हो गया है तो 262 के तहत जो है विवादों का न्याय निर्णय करने की शक्ति है। इसमें शक्तियां दिया गया कि कौन इसका निर्णय कर सकता है। तो आज का लेक्चर बस यही रहा। आज जो है हम आपको 1 से लेके और महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है 222 तक जो है आपको बताए। कुछ अनुच्छेद कल है, कल के लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समाप्त करेंगे, तब हम नेक्स्ट करके 2 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। तब हम आपको प्रस्तावना पर चलेंगे या एथिक्स एक विषय है उस पर भी कुछ फोकस डालेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम 262 अनुच्छेद पर ही समाप्त करते हैं। यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी जो विवाद है उसका न्याय निर्णय कैसे होगा, यह 262 बताता है। तो आइए सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। अनुरोध है, दूसरा अनुरोध मैं कतई नहीं करूंगा, मात्र 2 बिंदु पर अनुरोध करूंगा। आप इसे जरूर पढ़िए, अपने लाइफ को बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, और साथ ही साथ इसको जो है कमेंट जरूर लिखिए कि कहाँ कमियां हैं, ताकि मैं भी अपने में सुधार करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।